जापान के योकोहामा बंदरगाह पर लाल चंदन की लकड़ी की एक खेप पहुंचती है, जहां कर्मचारी एक कंटेनर के अंदर छिपे पुष्पा को देखकर चौंक जाते हैं। वो उन पर हमला करता है, माल के पैसे की मांग करता है, लेकिन गोली लगने से वह समुद्र में गिर जाता है, जिससे फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में सत्ता में आता है, जबकि शेखावत छिप जाता है। शेखावत गुप्त रूप से एक मजदूर के रूप में प्रच्छन्न होता है और चंदन की एक बड़ी खेप को रोकता है। इस बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उसे उनके साथ एक तस्वीर लेने से मना कर दिया जाता है। नाराज पुष्पा ने चंदन की तस्करी के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाकर सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार को गिराने की कसम खाई। पुष्पा ने केंद्रीय मंत्री कोगाटम वीरा प्रताप रेड्डी के साथ एक सौदा किया और 2000 टन चंदन को 5000 करोड़ रुपए में बेचने के लिए मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद से मुलाकात की। कई तस्कर पुष्पा के सिंडिकेट में शामिल हो शेखावत सिंडिकेट के एक सदस्य को मार देता है, जिससे बाकी लोग डर जाते हैं और पुष्पा से श्रीनु को अपना नेतृत्व सौंपने का आग्रह करते हैं। बाद में सिद्धप्पा पुष्पा और शेखावत के बीच की दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करता है और पुष्पा से एक मीटिंग में शेखावत से माफी मांगने के लिए कहता है। हालांकि पुष्पा फिर से शेखावत को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी होने के लिए बेरहमी से अपमानित करता है। बाद में शेखावत लाल चंदन की सारी खेप पकड़ने की कसम खाता है। हालांकि पुष्पा अपनी चालों और तरीकों का उपयोग करके चंदन की लकड़ी को चेन्नई से श्रीलंका में अपने अंतिम गंतव्य तक तस्करी करने में सफल हो जाता है। परिवहन के दौरान शेखावत सभी ट्रकों को पकड़ लेता है और उन्हें गोली मार देता है, जिससे ड्राइवरों को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। मीडिया ने छापे के लिए शेखावत की सराहना की, लेकिन श्रीनु को पता चलता है कि लोड चंदन की लकड़ी नहीं बल्कि सैंड्रा की लकड़ी थी, जो लाल चंदन की लकड़ी जैसी होती है, लेकिन इसका कोई बाजार मूल्य नहीं होता है। पुष्पा ने इसके बजाय वास्तविक भार के साथ बैलगाड़ी बनाए और इसे चेन्नई पहुंचाया, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से शेखावत ने खुद मदद की। शेखावत ने श्रीनु से जांच समिति को बेवकूफ बनाने के लिए 1 टन असली लाल चंदन लाने को कहा और पुष्पा की असली खेप का पता लगाने के लिए काम किया। समाचार में दिखाया गया है कि पकड़ी गई खेप असली चंदन। पुष्पा ये सुनिश्चित करता है कि सामान सुरक्षित रहे और लोड का स्थान केवल जक्का रेड्डी को बताता है। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है और पुष्पा जश्न मनाता है। हालांकि त्रासदी तब होती है जब उसकी भतीजी कावेरी पर जथारा उत्सव के दौरान बुग्गा रेड्डी और उसके गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। पुष्पा उन्हें मारता है, अपमानित करता है और उन्हें वापस भेज देता है। शेखावत अंततः अनुमति प्राप्त करता है और रामेश्वरम में माल का पता लगाने में सफल होता है, क्योंकि उसने जक्का रेड्डी पर जासूसी की थी, लेकिन भारतीय श्रीलंकाई सीमा पार करने से पहले इसे पकड़ने में विफल रहता है। हालांकि हमीद का गिरोह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और भागते समय हमीद की कार पलट जाती है, जिसमें जक्का रेड्डी मारा जाता है और हमीद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। शेखावत को उससे पता चलता है कि चंदन की लकड़ी जापान जा रही थी और पुष्पा हवाला के जरिए पैसा लाने वाला था। हमीद एकमात्र व्यक्ति था। शेखावत अंततः पुष्पा, मूल खेप और जापान के बीच के संबंध को तोड़ देता है। खेप के लिए पैसे प्राप्त करने के लिए पुष्पा एक जहाज के कंटेनर में छिपकर जापान की यात्रा करने की तैयारी करता है, जहां योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचकर वह याकुजा से लड़ता है, जिससे कहानी फिल्म की शुरुआत में वापस आ जाती है। जैसे ही पुष्पा को गोली लगती है और वह समुद्र में गिर जाता है, वह वापस उभरता है
और जापानी मालिक हिरोशी को साबित करता है कि वह चंदन की खेप का मालिक है। आखिरकार हिरोशी पुष्पा को पैसे देता है और उसे भविष्य में सीधे उसके साथ सौदा करने के लिए कहता है। इस प्रकार सभी दलालों को हटा देता है और भारत और जापान के बीच साझेदारी को बढ़ाता है। पुष्पा ने वादे के अनुसार सिद्धप्पा को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। फिर वह जक्का रेड्डी की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए जाली रेड्डी के घर जाता है। पुष्पा जाली के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, हालांकि बाद में उसे अनदेखा कर दिया जाता है और उनकी प्रतिद्वंद्विता जारी रहती है। शेखावत को गुस्सा आ जाता है क्योंकि नकली चंदन की लकड़ी पकड़ने के आरोप का पर्दाफाश होने वाला था और भंडारण स्थल को जलाने के दौरान वह आग में जलकर खुद को मार लेता है। पुष्पा, सिद्धप्पा और उसका गिरोह जश्न मना रहा था, लेकिन फिर से त्रासदी हुई जब कावेरी का अपहरण कर लिया गया और बुग्गा रेड्डी ने उस पर हमला कर दिया, जो जथारा उत्सव में अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। बाद में ये पता चलता है कि बुग्गा रेड्डी मंत्री वीर प्रताप रेड्डी का भतीजा है, जो पुष्पा से बुग्गा को अकेला छोड़ने के लिए बातचीत करने की कोशिश करता है। हालांकि एक उग्र पुष्पा कावेरी को बचाने में कामयाब हो जाता है और बुग्गा और उसके गिरोह के साथ साथ बुग्गा के पिता और प्रताप रेड्डी के छोटे भाई सुब्बा रेड्डी को बेरहमी से मार देता है। उनके अंतिम संस्कार में प्रताप रेड्डी श्रीनु, दक्षयानी, जाली रेड्डी, मुरुगन और अन्य लोगों के साथ पुष्पा से बदला लेने की कसम खाते हैं। फिर प्रताप रेड्डी एक महत्वपूर्ण रहस्यमय व्यक्ति के बारे में पूछता है क्योंकि वह अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं था। पुष्पा का बड़ा भाई मोहन बाद में पुष्पा और उसके परिवार से अपने द्वारा किए गए सभी दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगता है और उन्हें कावेरी की शादी में आमंत्रित करता है, उन्हें पूरी तरह से अपने परिवार के रूप में स्वीकार करता है। जब पुष्पा कावेरी की शादी में अपने अलग हुए परिवार के साथ सुलह करता है, तो रहस्यमयी व्यक्ति शादी में एक बम विस्फोट करता है, जो आगामी फिल्म पुष्पा 3 द रैम्पेज के साथ एक क्लिफहैंगर